हेलो स्टूडेंट, आप सभी का श्रेष्ठ अभी क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोगों का जो नया बैच चल रहा है एनसीईआरटी का निचोड़, इसमें आज सेकेंड डे पर हम लोग बात करने वाले हैं। यहाँ पर हम क्लास 11 है ना, अध्याय 8 पर बात कर रहे हैं, क्योंकि जो हम लोगों का टारगेट है वो है, जो हमारा लक्ष्य है वो है नीट 2024। वो क्या है? नीट 2024। आइए चलिए हम आगे बात करने वाले हैं। डे फर्स्ट जो है, यदि आपने नहीं पढ़ा है तो उसको जाकर के पढ़िए बहुत अच्छे से, ठीक है। इसके बाद डे सेकंड पढ़ना है तो आपको ये बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। चलिए आज से हम बात करेंगे, है ना। आज का जो टॉपिक होगा वो है प्रोकैरियोटिक कोशिका 8.4 पर बात करेंगे, है ना। 8.4 यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका। आइए पढ़ते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जीवाणु, नीलर शैवाल, माइकोप्लाज्मा और प्लूरोनिमोनिया समजीव यानी पीपीएलओ मिलते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहां से एक पॉइंट बनता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के एग्जाम्पल क्या क्या है ना। प्रोकैरियोटिक कोशिका के एग्जाम्पल क्या क्या है ना। प्रोकैरियोटिक कोशिका में किसको किसको रखा गया है? तो जीवाणु को रखा गया है, नील हरित शैवाल को, इसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, है ना। इसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। चलिए इसके बाद माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा का पूरा नाम प्लूरोनिमोनिया समजीव अर्थात पीपीएलओ भी है। क्या है? पीपीएलओ भी है। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। पीपीएलओ पर मैं कुछ पॉइंट आपको और बता देता हूं। पीपीएलओ पर कुछ पॉइंट और बता देता हूं, है ना। इसमें कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, है ना। कोशिका भित्ति नहीं होती है, कोशिका भित्ति नहीं होती है, कोशिका भित्ति नहीं होती है। यह सबसे सबसे छोटी कोशिका है। यह सबसे छोटी कोशिका है ना। सबसे छोटी कोशिका है ना। यह सबसे छोटी कोशिका है ना। ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी जीवित रह सकती है। अनुपस्थिति में भी जीवित रहती है, जीवित रहती है ना। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी जीवित रहती है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामान्यतः ये यूकैरियोटिक कोशिका से बहुत छोटी होती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना। यानी जो तुम्हारी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, जो तुम्हारी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, है ना, ये यूकैरियोटिक, है ना, ये यानी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं से बहुत छोटी होती है। ये पॉइंट भूलना नहीं, ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं से बहुत छोटी होती है ना। यूकैरियोटिक कोशिकाओं से बहुत छोटी होती है। कैसी होती है? यूकैरियोटिक कोशिकाओं से बहुत छोटी होती है। अगला पॉइंट देखिए। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है ना, वो क्या करती है? काफी तेजी से विभाजित होती है ना। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है वे काफी तेजी से विभाजित होती है। तो एक पॉइंट तुमको और पता होना चाहिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका से छोटी होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका से तीव्र गति से विभाजित होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका की तुलना अगर यूकैरियोटिक से की जाए तो प्रोकैरियोटिक कोशिका बहुत ही तीव्र गति से विभाजित होती है। आगे देखिए, आकार में, है ना, बहुत ध्यान देखिए। माप व आकार में भिन्न होती, याद रखना। माप, है ना, माप का, है ना, माप का आकार काफी भिन्न होती है ना। माप या फिर माप व आकार में, ठीक है, माप व आकार में काफी भिन्न होती है ना। माप व आकार में काफी भिन्न होती है। जीवाणुओं के 4 मूल आकार होते हैं: दंडाकार, वैसिदस, गोलाकार, कोकस, कोशाकार, विब्रियो, सर्पिलाकार, स्पाइरल, ठीक है ना। तो आप यहां से एक पॉइंट ये नोटिस कर सकते हो, जीवाणु 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 4 प्रकार के होते हैं। कैसे? आकार के आधार पर, है ना। जीवाणु आकार के आधार पर
चार प्रकार के होते हैं, भूलना नहीं है। जीवाणु आकार के आधार पर चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? चार प्रकार के। नंबर 1 बैसिलस, नंबर 2 कोकस, नंबर 3 विब्रियो, नंबर 4 स्पाइरिलम, है ना। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा है कार्य में भिन्नता के बावजूद एक सा होता है, सही बात है ना। आगे लिखा हुआ है सभी प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति होती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये सीधा आपको याद होनी चाहिए। सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है, याद रखना। सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है, ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है, ये पॉइंट आपको भूलना नहीं है ना। सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है ना। अब यहाँ पे लिखा जो कोशिका झिल्ली से घिरी होती है। ये लाइन एनसीईआरटी की थोड़ा डाउट करती है, याद रखना। अगर मैं बना के दिखाऊं तो ये कौन सी होती है? ये होती है कोशिका भित्ति। ये क्या होती है? कोशिका भित्ति। ये क्या होती है? कोशिका भित्ति। ये क्या होती है? कोशिका झिल्ली। ये क्या होती है? कोशिका झिल्ली, है ना। बैक्टीरिया में कोशिका झिल्ली कुछ इस प्रकार होती है ना। ये तुम्हारी क्या है? कोशिका भित्ति, है ना। ये तुम्हारी क्या है? कोशिका भित्ति। अब देखिए सबसे बाहर कौन हो गई? कोशिका। कोशिका भित्ति क्या हो गई? कोशिका भित्ति। और अंदर की तरफ क्या हो गई? कोशिका। कोशिका झिल्ली। अंदर की तरफ क्या हो गई? कोशिका झिल्ली। तो अब बताइए हमको, कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली से घिरी है, कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति से घिरी है ना। तो ये गलत है, तो याद रखना कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति से घिरी होती है। तो ये पॉइंट आपका कहीं ना कहीं एनसीईआरटी से गलत हुआ है कि कोशिका झिल्ली से घिरी होती है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो ये बात याद रखना। आगे देखो, माइकोप्लाज्मा को छोड़ के लिखा है ना, माइकोप्लाज्मा को छोड़कर, अर्थात माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं होती है। याद रखना इसमें क्या होता है? माइकोप्लाज्मा में क्या होता है? कोशिका भित्ति, है ना। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति नहीं होती है, नहीं होती है। ये पॉइंट याद रखना। वो कह रही है कि सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है, मात्र माइकोप्लाज्मा को छोड़कर। माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं होती है, ये पॉइंट याद रखना। साइटोप्लाज्म एक तरल मैट्रिक्स के रूप में भरा होता है, सही बात है ना। किसके रूप में भरा होता है? मैट्रिक्स के रूप में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, भूलना नहीं है। कहोगे सर यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है? साइटोप्लाज्म जो होता है, बहुत ध्यान से सुनना, जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म की हिंदी क्या होती है बच्चों? कोशिका द्रव्य। प्रोकैरियोटिक के साइटोप्लाज्म को मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। ये पॉइंट याद रखना, है ना। चाहे क्या लिखा हुआ है? कोशिका में साइटोप्लाज्म एक तरल मैट्रिक्स रूप में बना होता है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के साइटोप्लाज्म को मैट्रिक्स कहा जाता है ना। प्रोकैरियोटिक कोशिका के साइटोप्लाज्म को क्या कहा जाता है? मैट्रिक्स, है ना। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भरे हुए तरल को क्या बोला था उन्होंने? मैट्रिक्स बोला था, याद रखना। वहां से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। आइए, इनमें कोई स्पष्ट केंद्रक नहीं होता है, देखिए, है ना। स्पष्ट विभेदित केंद्रक नहीं होता है ना। ये भी एक खास बात है प्रोकैरियोटिक कोशिका की, इसमें स्पष्ट विभेदित केंद्रक नहीं पाया जाता है। स्पष्ट विभेदित केंद्रक नहीं पाया जाता है, ये भी पॉइंट आपको अच्छे से पता होना चाहिए, है ना। कभी भी प्रोकैरियोटिक कोशिका में स्पष्ट केंद्रक तुमको नहीं दिखाई पड़ेगा। आनुवांशिक पदार्थ, आनुवांशिक पदार्थ, है ना। जो आनुवांशिक पदार्थ है, आनुवांशिक पदार्थ कौन है? डीएनए। कौन है? डीएनए, है ना। डीएनए आनुवांशिक पदार्थ मुख्य रूप से नग्न व केंद्रक झिल्ली द्वारा परिवर्तित नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है। जो आनुवांशिक पदार्थ है, जो डीएनए है, वो केंद्रक झिल्ली से घिरा हुआ नहीं होता है, तो फिर कैसा होता है? नग्न अवस्था में पाया जाता है। ये कैरेक्टर किसका है? ये प्रोकैरियोटिक कोशिका का कैरेक्टर है। आइए यहां पे देखिए, बहुत ध्यान से सुनना। जीवाणु का जो डीएनए है, जो जीवाणु का डीएनए है ना, जीवाणु का जो डीएनए है, अर्थात प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो डीएनए है, उसी को हम गुणसूत्र भी कह सकते हैं। उसे क्या कहते हैं? गुणसूत्र। तो बैक्टीरिया का गुणसूत्र क्या होता है? चलो मैं डायग्राम से बताता हूं। चलो ये तुम्हारा पड़ा हुआ है ना, ये पड़ा हुआ है तुम्हारा
मैं डायग्राम बना देता हूँ अच्छे से क्लियर हो जाए, जिससे तुमको है ना अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखो एनसीईआरटी कहना क्या चाहती है, समझने का प्रयास करो। एनसीईआरटी कहना क्या चाहती है ना, एनसीईआरटी कहना क्या चाहती है, जैसे ये तुम्हारी कोशिका झिल्ली हो गई, क्या हो गई, कोशिका झिल्ली हो गई, और ये तुम्हारी कोशिका भित्ति हो गई, क्या हो गई, कोशिका भित्ति हो गई, क्या हो गई, कोशिका भित्ति हो गई, है ना। अब इसमें है क्या, समझो, इसमें ये तुम्हारा डीएनए पड़ा हुआ है, ये तुम्हारा क्या पड़ा हुआ है, डीएनए पड़ा हुआ है, ये तुम्हारा डीएनए पड़ा हुआ है, ठीक है, क्या पड़ा हुआ है, डीएनए पड़ा हुआ है। इतनी बात क्लियर हुई, है ना। इसको हम क्या कहेंगे, सबसे पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए, इसको हम क्या कहेंगे, है ना, इसी को हम बैक्टीरिया का मुख्य डीएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुख्य डीएनए बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मुख्य डीएनए बोलते हैं। इसी को हम बैक्टीरिया का गुणसूत्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया का गुणसूत्र बोलते हैं, है ना। और ये आपको वृत्ताकार दिख रहा होगा, कैसा दिख रहा है, वृत्ताकार दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, वृत्ताकार, और ये आपको डबल स्टैंडर्ड दिख रहा होगा। तो आपको 4 पॉइंट क्लियर हुए ना, कितने क्लियर हुए, 4 पॉइंट क्लियर हुए, ठीक है ना। अब देखिए इसके आसपास कहीं केंद्रक की मेम्ब्रेन नहीं है, इसके आसपास कहीं केंद्रक की मेम्ब्रेन है, नहीं है, तो ये कैसा हो गया, नग्न होता है। ये कैसा होता है, नग्न होता है, कैसा होता है, नग्न होता है। बस ये 5 पॉइंट दिमाग में बिठा लो, गारंटी है यहां से डाउट तुम्हारा खत्म। एनसीईआरटी का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, है ना। तो देखो क्या लिखा, उसने कहा डीएनए के अतिरिक्त, यानी इसी को हम गुणसूत्र भी कहते हैं, ये तुम्हारा गोलाकार होता है, कैसा होता है, ये तुम्हारा गोलाकार होता है, ठीक है ना। ये तुम्हारा कैसा होता है, गोलाकार होता है, कैसा होता है, गोलाकार होता है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, देखो कितनी बातें क्लियर हुई। एनसीईआरटी कहती है जीवाणु में सूक्ष्म डीएनए वृत्त जीनोम डीएनए के बाहर पाए जाते हैं, इन डीएनए वृत्तों को प्लाज्मिड कहते हैं। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यहां से क्या इंपॉर्टेंट आया, जो जीवाणु है, जो जीवाणु है ना, जीवाणु में क्या होता है, जीवाणु में क्या होता है ना, डीएनए, है ना, सूक्ष्म डीएनए वृत्त, सूक्ष्म डीएनए वृत्त, है ना, छोटे होंगे, वृत्ताकार होंगे, किंतु होंगे डीएनए। मेरी बात सुनना, छोटे होंगे, वृत्ताकार होंगे, किंतु होंगे डीएनए। चलिए बना लेता हूं, जैसे ये देखो रहा, ये देखो रहा, ठीक है। अब देखो इससे ये छोटा है ना, इससे ये छोटा है, कैसा है, वृत्ताकार है, कैसा है, वृत्ताकार है ना। और ये देखो इस डीएनए से अलग है, वही बोल रहा है जीनोमिक डीएनए। अच्छा ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा जीनोमिक डीएनए है, जीनोमिक डीएनए क्या है तुम्हारा, जीनोमिक डीएनए। बोलना नहीं, इसके मैंने आपको 6 पॉइंट बताए हैं, ये सब इसी पर है, ठीक है। तो ये जीनोमिक डीएनए से अतिरिक्त होता है ना, वही लिखा, जीनोमिक डीएनए के बाहर पाया जाता है, इस डीएनए वृत्तों को प्लाज्मिड कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मिड। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा हो गया प्लाज्मिड, प्लाज्मिड। ये क्या हुआ, ये तुम्हारा हुआ प्लाज्मिड, क्या हुआ तुम्हारा, ये प्लाज्मिड हुआ। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, सारा पूर्ण कॉन्सेप्ट आपके सामने आ गया है। आइए प्लाज्मिड कहते हैं, ये प्लाज्मिड, बहुत ध्यान सुनना, ये प्लाज्मिड जो होते हैं, है ना, ये प्लाज्मिड डीएनए जीवाणु में विशिष्ट समलक्षणों को बताते हैं, है ना, जीवाणुओं में विशिष्ट समलक्षणों को दर्शाते हैं, है ना। अर्थात ये क्या करते हैं, ये प्रतिरोधी होते हैं, रोग प्रतिरोधी, है ना। ये क्या होते हैं, रोग प्रतिरोधी होते हैं, रोग के लिए प्रतिरोधी होते हैं, है ना, या प्रतिजैवी के लिए प्रतिरोधी होते हैं, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो प्लाज्मिड का काम क्या है ना, ये एक विशेष लक्षणों को दर्शाता है, जैसे कि ये प्रतिजीवियों के प्रति प्रतिरोधी होते हैं, प्रतिजीवियों के प्रतिरोधी होते हैं। जरा बताइए यहां तक किसी को डाउट, यहां तक किसी को डाउट, बिल्कुल टू द पॉइंट कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग बात कर रहे हैं। आइए आगे देखते हैं, अगला कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। आइए आप उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे प्लाज्मिक डीएनए वृत्त जीवाणु का बाहरी डीएनए के साथ रूपांतरण के प्रबोधन हेतु उपयोगी है। सही बात है ना, इस पर उच्च कक्षाओं में बात करेंगे, कोई विशेष बात नहीं है। केंद्रक झिल्ली यूकैरियोटिक में पाई जाती है, ये बात थोड़ी इंपॉर्टेंट है। अब अगर तुमसे कोई पूछता है केंद्रक झिल्ली,
केंद्रक झिल्ली किसमें पाई जाती है? तो आंसर होगा यूकैरियोटिक में। किसमें पाई जाती है? यूकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। याद होगा ना, केंद्रक झिल्ली किसमें होती है? यूकैरियोटिक में। ठीक है, यूकैरियोटिक में पाई जाती है, यूकैरियोटिक में पाई जाती है। आगे देखो, राइबोसोम के अलावा प्रोकैरियोटिक में यूकैरियोटिक अंगक नहीं मिलते हैं। ये देखो, जो राइबोसोम है, ये राइबोसोम क्या है? राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में भी मिलता है और यूकैरियोटिक में भी मिलता है ना। और ये क्या है? एक अंगक है। अर्थात देखो, है ना, अगर मैं राइबोसोम की बात करूं, इसकी बात करूं, राइबोसोम की, है ना, राइबोसोम की बात करूं, इसकी बात करूं, राइबोसोम की बात करूं, है ना, तो ये किसमें मिलता है? ये तुमको प्रोकैरियोटिक में भी मिलेगा, इसमें मिलेगा, प्रोकैरियोटिक में भी मिलेगा, है ना, इसमें मिलेगा, प्रोकैरियोटिक में भी मिलेगा। ये तुमको किसमें मिलेगा? यूकैरियोटिक में भी मिलेगा, किसमें मिलेगा? यूकैरियोटिक में भी मिलेगा, है ना। इसका राइबोसोम कैसा होगा? 70S। इसका राइबोसोम कैसा होगा? 80S, है ना। और इसमें क्या होती है? इसमें झिल्ली नहीं होती है, राइबोसोम में झिल्ली नहीं होती है। याद रखना, राइबोसोम में झिल्ली नहीं होती है। बताओ इतने पॉइंट क्लियर हुए कि नहीं हुए? तो राइबोसोम जो है वो यूकैरियोटिक में भी मिलता है, प्रोकैरियोटिक में मिलता है। तो राइबोसोम एक ऐसा कोशिकांग है जो दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। और दूसरी बात, प्रोकैरियोटिक में मिलेगा वो 70S होगा, यूकैरियोटिक में मिलेगा वो 80S होगा। और राइबोसोम के पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है। आगे देखो, चलिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, है ना, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, है ना, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर्विष्ट पिंड मिलते हैं। क्या मिलते हैं? अंतर्विष्ट पिंड मिलते हैं, अंतर्विष्ट मिलते हैं, याद रखना। तो अंतर्विष्ट पिंड किसमें मिलते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका में मिलते हैं। क्या मिलते हैं? अंतर्विष्ट पिंड मिलते हैं, है ना। अब देखिए, इसमें क्या होता है? प्रोकैरियोटिक की यह विशेषता है कि इसमें कोशिका झिल्ली का एक विशिष्ट विभेदित आकार में मिलती है। ठीक है, विभेदित आकार मिलती है। आगे सुनो, ठीक है, अंतर्विष्ट पिंड किसमें मिलते हैं? प्रोकैरियोटिक में। सीधा पॉइंट है, ये सीधा पॉइंट है। आगे देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका में विशेषता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका की यह विशेषता है, सुनना बहुत ध्यान से, प्रोकैरियोटिक 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 की यह विशेषता है कि इसमें कोशिका झिल्ली एक विशिष्ट परिवेदित आकार में मिलती है, जिसे मीसोसोम कहते हैं। बहुत ध्यान से सुनना है, याद रखना, ठीक है। तो मीसोसोम जो है वो किसमें मिलता है? प्रोकैरियोटिक में। किसमें मिलता है? प्रोकैरियोटिक में। ये एक उसकी विशेषता है। ये क्या है? उसकी एक विशेषता है ना। ये तत्व कोशिका झिल्ली अंतर्वलन होते हैं। याद रखना, कोशिका झिल्ली के क्या होते हैं? अंतर्वलन होते हैं। कोशिका झिल्ली के अंतर्वलन होते हैं। आइए मैं इसको डायग्राम के थ्रू समझा देता हूं, है ना। आइए मैं इसको डायग्राम के थ्रू समझा देता हूं। देखिए, एनसीईआरटी कहना क्या चाहती है? एनसीईआरटी तुमको एक बात कहना चाहती है तुमसे। क्या कहना चाहती है? कि देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका की विशेषता है, क्या है? जैसे देखो, प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये तो कोशिका भित्ति हो गई, ये क्या हो गई? ये तुम्हारी कोशिका भित्ति हो गई। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या हो गई? ये कोशिका भित्ति हो गई, ठीक है। लेकिन वो कह रहा है प्रोकैरियोटिक कोशिका की यह विशेषता है कि इसमें कोशिका झिल्ली चलो बनाओ। ये देखो, कोशिका झिल्ली हो गई, ये तुम्हारी क्या हो गई? ये तुम्हारी कोशिका झिल्ली हो गई। बहुत ध्यान समझना, ये क्या हो गई? कोशिका झिल्ली हो गई कोशिका झिल्ली। एक विशिष्ट विभेदित आकार बनाती है, जिसे मीसोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? मीसोसोम। कोशिका झिल्ली अंतर्वलन, यानी कोशिका झिल्ली अंदर की तरफ वलय बनाती है। वही लिखा, अंतर्वलन। क्या बनाती है? अंतर्वलन। और इसी को हम क्या कहते हैं? मीसोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? मीसोसोम। तो मीसोसोम जो होता है वो किससे बनता है? कोशिका झिल्ली से। कैसे बनता है? अंतर्वलन से बनता है। किसकी विशेषता है? प्रोकैरियोटिक की विशेषता है। बोलो, इतनी बातें याद हुई कि नहीं हुई? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो टू द पॉइंट समझते हुए चलना है, ठीक है ना। जहां जहां मैं हाईलाइट कर रहा हूं, जहां जहां बता रहा हूं, वो अपने दिमाग में बिठा लीजिए। रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है।
आइए आगे देखते हैं, कोशिका आवरण और उसके रूपांतर, है ना, इस पे हम लोग बात करेंगे, कोशिका आवरण और उसके रूपांतर, है ना। इस पे हम लोग अगले डे में बात करेंगे। यहां तक आपको रिवाइज करना है, हम लोग बहुत ही शिद्दत के साथ, है ना, कम टाइम में, ठीक है, बेहतर और शालीनता के साथ एनसीईआरटी को रिवाइज करते रहेंगे। यदि आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपकी समस्या का समाधान लेकर के अगली क्लास में उपस्थित रहूंगा। धन्यवाद।